Hello guys, in this video I am going to tell you about the cultural pluralism, ambivalence and enculturation। तो ये तीनों टर्म क्या होते हैं और क्या क्या इनके इफ़ेक्ट्स हैं, क्या क्या इनका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है, ये सारी चीज़ें इन पर हम डिस्कस करेंगे वीडियो के अंदर। तो इस जैसे कि हमें पता है कि कल्चर क्या है। कल्चर इज़ द नॉलेज, बिलीव्स, एटीट्यूड, बिहेवियर, वैल्यूज़, म्यूज़िक एंड आर्ट्स ऑफ ए पर्टिकुलर सोसाइटी। ये सारी चीज़ें अगर एक सोसाइटी की मिलती है, ये उसके अंदर ये चीज़ें हैं, तो वो ही कल्चर है। बट और जो कोई जो एजुकेशनिस्ट है, कोई इसको अलग चीज़ लेकर चलता है, कोई इसे अलग मान कर चलता है। वैसे तो हमें जैसे एडवर्ड बी टेलर ने कहा कि कल्चर इज़ नॉट ओनली द नॉलेज, बिलीव्स, एटीट्यूड बट ऑल्सो ऑल द ह्यूमन्स एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी इन देयर सोसाइटी। उन्होंने इस चीज़ को जो है वो कल्चर माना है। वैसे अगर समराइज़ करें तो हम बोल सकते हैं कि कल्चर इज़ द वे ऑफ लिविंग, जिससे जो लोगों के रहने का तरीका है, काम करने का तरीका है, उसको हम कल्चर बोल सकते हैं। तो जो हमारा टॉपिक कल्चर प्लुरलिज्म, इसके बारे में अगर हमें जानना है तो इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। एक जो चाइनीज़ बॉय था, वो पढ़ने के लिए जो है वो यूएसए गया। तो वहाँ पर यूएसए इसलिए क्योंकि जो यूएसए का एग्जांपल मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि जो इसके अंदर हम थ्योरी भी पढ़ेंगे वो भी यूएसए से ही रिलेटेड है। मेल्टिंग पॉट की थ्योरी पढ़ेंगे तो वहीं से निकल कर आई है। तो वो जो लड़का है वो पढ़ने के लिए यूएसए गया। तो वहाँ पर जो लोग हैं वो उसको जो है वो ग्रीटिंग करते, हेलो बोलकर और स्माइल करते थे। तो उसे ये चीज़ काफ़ी यूनिक लगी क्योंकि उसने अपनी जब भी वो लौट के उसकी जर्नी पूरी कंप्लीट हुई, वो वापस आया तो उसने लिखा कि अगर आप लोग जो है वो चाइना के अंदर रहे और हम ऐसे चाइना के अंदर किसी को हेलो करके स्माइल देंगे तो वो इसका अलग मीनिंग निकालेगा। यहाँ पर जो है वो ये कल्चर है कि जो अगर स्ट्रेंजर पीपल है तो लोग उन्हें इग्नोर कर देते हैं, लोग उनसे बात करना पसंद नहीं करते। तो हेलो और स्माइल करना तो दूर की बात है, लेकिन उसने यूएसए के अंदर देखा कि लोग स्माइल के साथ हेलो करते थे, जो कि उसे काफ़ी अच्छा लगा। उसने एक और बात वहाँ की बताई है कि जब वो क्लासरूम के अंदर था और उसको भूख लगी हुई थी तो उसने क्या किया कि कुकीज़ जो है वो लेके गया था क्लासरूम के अंदर और उसने चुपके से जो है वो कुकीज़ को खा लिया। जब टीचर जो है वो पढ़ा रहे थे तो जो भी टीचर प्रोफेसर थे क्लास के अंदर, जब वो ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न हुए तो उसने क्या किया कि उसने कुकीज़ निकाल कर खा लिए। तो उसकी साइड में जो लड़की थी, उसने जो अमेरिकन फ्रेंड थी उसने जो है वो लेटर पे लिख के दिया कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो फिर जो लड़का है उसने बताया कि मैं खाना खा रहा हूँ। तो फिर क्लास के बाद जो है वो उस लड़की ने बताया कि यहाँ पर अगर क्लासरूम के बीच में आपको भूख लगे तो आप खाना खा सकते हो, कोई भी प्रोफेसर हमें मना नहीं करेगा। मतलब उनका कल्चर इस तरीके का था। वो लोग मानते थे कि अगर आप हंग्री है तो आप क्लास में पूरा अटेंशन पे नहीं कर सकते। अगर आप बिजी हैं किसी शेड्यूल की वजह से आप खाना नहीं खा सकते तो आप क्लासरूम के अंदर खाना खा सकते हो। तो वहाँ का ये कल्चर था। तो ये चीज़ें मैंने इसलिए बताई क्योंकि हर जगह का एक अलग कल्चर होता है। किसी कल्चर में कुछ बातें अच्छी होती है, किसी में कुछ बातें निगेटिव होती है, तो किसी में कुछ पॉजिटिव होती है। हर जगह का एक अलग कल्चर होता है, अलग बिलीव्स, अलग वैल्यूज़, अलग ट्रेडिशंस होते हैं। यही चीज़ जो है वो कल्चरल प्लुरलिज्म को रिफ्लेक्ट करती है। इसका मतलब है कि जो स्मॉलर ग्रुप्स भी होंगे एक लार्जर कम्युनिटी में, अगर उनका एक यूनिक कल्चर है तो उनकी यूनिक आइडेंटिटी होगी, वैल्यूज़ होंगे, प्रैक्टिसेस होंगे, जिसको वाइडली एक्सेप्ट किया जाएगा। और जस्ट बिकॉज वन कल्चर प्रीडोमिनेंट डज नॉट मीन दैट इज़ द नॉर्म एंड अदर्स आर एक्सेप्शन। अगर कोई कल्चर है वो काफ़ी फैला हुआ है, जैसे मेजोरिटी में लोग हैं और वो एक कल्चर को फॉलो करते हैं, तो इसका मतलब वो नहीं है कि वो ही डोमिनेंट है, वो ही सबसे ऊपर है। अगर कोई कम्युनिटी है, स्मॉल कम्युनिटी है, उनका भी कोई कल्चर है तो लोग उसको भी एक्सेप्ट करते हैं। अगर उसमें कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो बड़ी कम्युनिटी वाले लोग उसको जो है फॉलो करते हैं या उसको अपनाते हैं, उन नॉन्स बिलीव्स को वो भी अपने अंदर लाते हैं। तो ये चीज़ें चलती है। तो दीज थिंग्स आर यूनिक अबाउट अस आर वॉट मेक अस स्पेशल एंड इम्पोर्टेंट टू द लार्जर कल्चर एज ए होल। यही जो एक लार्ज कल्चर था उसको जो है वो इम्पोर्टेंट और स्पेशल बनाती है। और जो डिफरेंसेस होते हैं उनको भी अप्रिशिएट किया जाता है, उनकी भी रेस्पेक्ट की जाती है। इट इज़ बेस्ड ऑन अ वैल्यू सिस्टम दैट वी ऑल होल्ड इन कॉमन। ये इसी पर बेस्ड है कि हम सभी जो है वो वी आर होल्ड इन कॉमन। यही वैल्यू सिस्टम पर ये कल्चर प्लुरलिज्म बेस्ड है, जिसमें बहुत सारे कल्चर होते हैं लोगों के, बट फिर भी वो अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी, वैल्यू और प्रैक्टिसेस को मेंटेन करके चलते हैं। आगे बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट जो यूएसए से निकल के आई है, ये मेल्टिंग पॉट थ्योरी। तो इसके अंदर क्या है कि जैसे यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हो एक पोर्ट है जिसके अंदर अलग अलग कल्चर के फ्लैग्स लगे हुए हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के, और बाद में वो यूएसए का एक फ्लैग बन के निकल रहे हैं। इट मीन्स ऑल द कल्चर्स कंबाइन ब्लैंड मेल्ट टुगेदर टू फॉर्म वन अमेरिकन कल्चर। बहुत तरह के लोग जो है अमेरिका के अंदर जाते हैं, लेकिन वहाँ रहने के लिए वो वहीं के जो है नॉर्म्स को, बिलीव्स को, कस्टम्स को अपना लेते हैं। तो वो एक कल्चर फिर उनका बन जाता है। उसको अपनाने के बाद वो अमेरिकन कल्चर में ढल मिल जाते हैं।
इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर नॉट सीन एज बीइंग एज इंपॉर्टेंट एज द होल विच इज़ द फैक्ट दैट वी ऑल आर अमेरिकन। यही माना जाता है कि हम सब अमेरिकन हैं, कोई भी डिफरेंसेस नहीं देखे जाते। आगे बात करें, व्हाट हैपन्स व्हेन यू मेल्ट क्रेयॉन्स, अलग अलग कलर के क्रेयॉन्स है, जब उनको मेल्ट किया जाता है तो अलग अलग कलर निकलता है, लेकिन बाद में वो सारे कलर मिलके एक नया कलर बनाते हैं। तो इस तरह अलग अलग कल्चर के लोग मिलते हैं और फिर वो एक नया कल्चर, एक नया जो भी वो एक्सेप्ट करते हैं, नॉर्म वैल्यू जिस भी कल्चर की, वो उसको फॉर्म करते हैं और उसमें ही डल जाते हैं। बात करें मल्टीकल्चरलिज्म की, तो यहाँ पे इसको समझाया, मल्टीकल्चरलिज्म का मतलब है कि जिसके अंदर कोएग्जिस्टेंस हो, लोग एक साथ रहे विद डाइवर्स रिलीजियस, एथनिक और कल्चरल ग्रुप्स विद इन अ सोसाइटी। यहाँ पर एक अलग अलग तरह के रिलीजियस, एथनिक, कल्चरल ग्रुप्स हो एक सोसाइटी के अंदर, बट फिर भी वो एक साथ रहे, एक साथ कोरिलेशन और कोऑपरेशन के साथ रहे, और जिसके अंदर जो है वो कोई भी डोमिनेंट कल्चर ना हो, सबको इक्वली वैल्यू दी जाती हो, वही मल्टीकल्चरलिज्म को बताता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सैलड बाउल का कॉन्सेप्ट दिया गया है। इस कॉन्सेप्ट में हम देखें, जैसे एक सैलड बाउल होता है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट सैलड होती है, बट सबकी कोई भी उनके अंदर डोमिनेंट नहीं होती, सबकी इंडिविजुअल वैल्यू होती है। इसी तरह कल्चर दिखाए गए हैं, जैसे चाइनीज़, आयरिश, इटालियन, ये सब मिल तो सकते हैं, ये सब आ सकते हैं एक दूसरे के साथ, को रिलेट कर सकते हैं, बट बिल्कुल मिक्स नहीं हो सकते और ना ही इसमें कोई डोमिनेंट होता है। इसी तरह सैलड है, उसके अंदर भी हर चीज़ें मिक्स नहीं होती, बट फिर भी वो एक साथ एक होकर चलती है और जो है वो खाने को कंप्लीट करती है। तो द सैलड बाउल कॉन्सेप्ट सजेस्ट दैट द इंटीग्रेशन ऑफ द मैनी डिफरेंट कल्चर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट रेजिडेंट कंबाइंड लाइक अ सैलड, ये एक सैलड की तरह कंबाइन होते हैं, जो अलग होने के साथ भी, अलग अलग होने के बावजूद भी एक होकर काम करता है। तो इन कनाडा दिस कॉन्सेप्ट इज मोर कॉमनली नोन एज द कल्चरल मोज़ैक। इन दिस सैलड बाउल मॉडल वेरियस अमेरिकन कल्चर आर juxtaposed like salad ingredient but do not mold into a single homogeneous culture। ये एक कल्चर नहीं बनाते हैं, सब मिलते तो है एक दूसरे से, कोरिलेट करके चलते हैं, कंबाइन होकर चलते हैं, बट सबकी इंडिविजुअल एक आइडेंटिटी होती है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। अब बात करें एनकल्चरेशन, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम अपनी सराउंडिंग कल्चर की वैल्यूज़ को एक्वायर करते हैं, नॉर्म्स को एक्वायर करते हैं, जो कि नेसेसरी होते हैं उस कल्चर में और वर्ल्ड व्यूज़ में भी। एज पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस द इन्फ्लुएंसेस दैट लिमिट डायरेक्ट और शेप द इंडिविजुअल वेदर डेलिबरेटली और नॉट इंक्लूड पेरेंट्स, अदर एडल्ट्स एंड पीयर्स। इसके थ्रू क्या होते हैं, बच्चे या जो ह्यूमन बींग है वो सीखते हैं अपने पेरेंट्स से, एडल्ट से, पीयर से अलग अलग वैल्यूज, नॉर्म्स, और उसको एक्वायर करते हैं। इफ सक्सेसफुल एनकल्चरेशन रिजल्ट इन कंपिटेंस इन द लैंग्वेज, वैल्यूज एंड रिचुअल्स ऑफ द कल्चर। एनकल्चरेशन इज रिलेटेड टू सोशलाइजेशन, क्योंकि अगर एनकल्चरेशन होगा, हम जो कल्चर है उसको अपनाएंगे, उसको एक्वायर करेंगे, उसकी लैंग्वेज, उसके वैल्यूज, उसके बिलीव्स, तो उसके सराउंड में जितने भी लोग उस कल्चर को फॉलो करते हैं, हम उनसे जो है वो कम्युनिकेशन कर पाएंगे, कॉन्टैक्ट कर पाएंगे ईजिली, और भी कंफर्टेबल रहेंगे उनसे बात करने। तो ये सोशलाइजेशन से भी रिलेटेड है। इन सम एकेडमिक फील्ड्स सोशलाइजेशन रेफर टू द डेलिब्रेट शेपिंग ऑफ द इंडिविजुअल, इन अदर द वर्ड में कवर बोथ डेलिब्रेट एंड इनफॉर्मल एनकल्चरेशन। आगे देखें तो जैसे एनकल्चरेशन के एग्जांपल देखें तो अमेरिकन मदर क्या अपने बच्चे को सिखाएगी कि फोक से और नाइफ से आपको खाना है, वो बच्चा उस चीज़ को एक्वायर करेगा, वो एनकल्चरेशन हुआ। इंडिया के अंदर अगर मदर सिखाएगी कि हाथ से खाना है, चम्मच से, जैसे भी, वो यहाँ का एनकल्चरेशन है। और दूसरी तरफ देखें, एक चाइल्ड है वो क्लासरूम के अंदर भी हैबिट सीखता है कि जो चोरी करना है वो बहुत बुरी चीज़ होती है, तो वो भी एनकल्चरेशन का एग्जांपल है। या वो गुड हैबिट्स जैसे कि अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना, ओबीडियंस, ये सारी चीज़ें सीखता है, वो भी एनकल्चरेशन का ही पार्ट है, क्योंकि बच्चा जो है वो इनबोर्न नहीं होता विद कल्चर, उसको ये चीज़ें जो है वो एक्वायर करता है या सिखानी पड़ती है बाय इंस्ट्रक्शंस। अब बात करें एम्बिवलेंस की, तो एम्बिवलेंस एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर हम कंफ्यूज होते हैं, एक ही चीज़ को लेकर हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का एटीट्यूड होता है। तो ये इसको हम बोल सकते हैं कि अनसर्टेनिटी है, फ्लक्चुएशन है, स्पेशली व्हेन कॉज्ड बाय इनएबिलिटी टू मेक अ चॉइस। जब हम एक चॉइस नहीं बना सकते, एक फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते, हमारी वो इनएबिलिटी ही एम्बिवलेंस होती है। और साइकोलॉजिकली अगर हम देखें, द को एग्जिस्टेंट विद इन एन इंडिविजुअल ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीलिंग टुवर्ड द सेम पर्सन, एक सेम पर्सन के टुवर्ड आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की जो है वो फीलिंग्स आती है। ऑब्जेक्ट और एक्शन साइमल्टेनियसली ड्राइंग हिम और हर इन अपोजिट डायरेक्शंस। आप अगर कोई बच्चा कोई वर्क करता है और वो टीचर के पास आता है और आप एज ए टीचर उसको अच्छे से फीडबैक नहीं देते हो, और तो वो इस स्टेट में, कन्फ्यूज़न की स्टेट में होता है कि क्या सही है, क्या उसने ये वर्क किया है वो सही है, या इसमें कुछ गलतियाँ हैं, मिस्टेक्स हैं, या उसको और बेटर करना चाहिए था। तो उसको अगर अच्छे से फीडबैक नहीं मिलता है तो वो इसी एम्बिवलेंस की स्टेट में चला जाता है। बच्चे को समझ नहीं आता कि उसको इसी तरह वर्क कंटिन्यू करना चाहिए या इसमें इम्प्रूवमेंट की नीड है बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर फीडबैक। तो ये एम्बिवलेंस का एग्जाम्पल हुआ।
Thanks for watching. Please like, share and subscribe the channel.